नमस्ते दोस्तों, न्याय वेदिका में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ये जाना था कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज कैसे हुआ था, कैसे कैसे जो जितने भी यूरोपियंस कंपनीज थी और यूरोपियंस थे वो भारत आए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडियन टेरिटरीज कैसे कैसे हुई, कि किस प्रकार से जितने भी जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में 200 साल तक शासन करने में सफल हुए। उन्होंने कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई, कैसी स्ट्रेटजी थी उनकी, जिससे वो एक्सपेंशन अपना कर पाए पूरे भारत में। बाकी यूरोपियंस कंपनी जो आई थी भारत में वो तो धीरे धीरे गायब हो गई, पर ब्रिटिशर जो है यहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गए थे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज के बारे में समझा था कि पुर्तगाल से कैसे कैसे लोग आए थे और अपनी कंपनी स्थापित किए थे। उसी क्रम में हमने जाना था कि डच कैसे आए और उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी कंपनी स्थापित की। अंग्रेज़ के बारे में जाना था, ब्रिटिशर्स के बारे में, डेनिश के बारे में जाना और फ्रेंच के बारे में जाना। और उससे रिलेटेड हमने जितने भी PYQ हैं UPPCS के वो सारे सॉल्व किए थे। अब हम जानेंगे कि ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडियन टेरिटरीज कैसे कैसे हुई थी। जो हमारा भारत था वो लगभग 1707 तक वहाँ पे मुगलों का शासनकाल जो है वो सफल रूप से यहाँ रहा था, क्योंकि औरंगजेब जो है वो उसे माना जाता है कि वो अंतिम शासक था जो कि सबसे प्रभुत्वशाली था। वहीं उसके मरने के पश्चात जो है इसके बाद जितने भी शासक आए वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, वो सारे बहुत ही कमज़ोर शासक थे। तो उस क्रम में हम देखते हैं कि मुगल का जो शासनकाल था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, और जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, क्योंकि दिल्ली में उनका शासनकाल चलता था और उसी के हिसाब से वो पूरे भारत में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे मुगल्स। तो जब दिल्ली का जो शासनकाल था वो डगमगाया तो धीरे धीरे जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी भारत में, और भी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसे हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा दिल्ली। यहाँ पे सिख एक रीजनल पावर आए, यहाँ पे अवध का शासन आया, यहाँ पर बंगाल का शासन आया, फिर यहाँ पे हमारे सिंधे या होलकर जिसे कहा जाता था, यहाँ पे उनका शासनकाल था, और यहाँ पे सिंधिया थे। यहाँ पे हमारे हैदराबाद, यहाँ पर था मैसूर, यहाँ पर था मराठा, गायकवाड़, और यहाँ पर था राजपूत। और यहाँ पे एक इलाका हुआ करता था जिसको हम लोग कार्नेटिक के नाम से जानते हैं। कार्नेटिक, या हिंदी में भी इसे कार्नेटिक ही बोलते हैं, इसे कर्नाटक नहीं बोलते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ये कार्नेटिक एक स्थान हुआ करता था, कर्नाटक ये नहीं है, ये कार्नेटिक है। इस एरिया को जो है वो कार्नेटिक बोला जाता था। तो हम देखते हैं कि इन्होंने एलिमिनेट डच बाय बैटल ऑफ बेदारा। जैसे कि हम देखें कि बेदारा का युद्ध हुआ था जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने डच को हराया था ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। बैटल ऑफ उसके बाद सवाली हुआ सूरत में, इन्होंने पुर्तगीज को भी हरा दिया 1612 ईस्वी में। और उसके बाद बैटल ऑफ कैलाचल हुआ था 1741 में। मरथांडा वर्मा किंग ऑफ त्रावणकोर एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब हम पॉलिटिकल एक्सपेंशन की बात करें तो 1639 CE में ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रांसिस रिसीव्ड द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम किंग ऑफ चंद्रागिरी, बिल्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज फोर्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है अलग अलग इलाकों में अपना कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद 1651 ईस्वी में ट्रेड प्रिविलेजेस उनको प्राप्त हो गई थी शाह शुजा से। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे, ये बस एक ओवरव्यू है।
1661 ईस्वी में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स थर्ड ने, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि चार्ल्स थर्ड ने पुर्तगीज एक रानी थी उनसे विवाह किया था, कैथरीन से। और फिर उसके बाद चार्ल्स सेकंड ने वो जो है लीज पे दे दिया था ये तो ये प्राप्त हो गया था ब्रिटिश को, बॉम्बे को लीज पे दे दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये इस तरह से हाथ में आ गया था। उसके बाद 1698 में ब्रिटिश जो है एक्वायर करते हैं जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुरा, और बिल्ट जो फोर्ट विलियम की स्थापना करते हैं। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश कैप्चर्ड पांडिचेरी फ्रॉम फ्रेंच। अब हम एक एक करके जो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे जो मेन क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें देखना रहता है मॉडर्न इंडिया में, ये है बंगाल, फिर है अवध और सिख, मराठा भी हम देखते हैं, मैसूर है और हैदराबाद है। आज हम 3 क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है बंगाल और ये कार्नेटिक भी देख लेंगे, और हमारा है हैदराबाद। ये 3 जो है वो क्षेत्र को आज हम कवर करेंगे। इसके बाद के सेशन में हम बाकी जो 3 हैं, सिख, अवध और मराठा, इसको कवर करेंगे। तो अगर हम बंगाल की बात करें तो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था मुर्शीद कुली खान, और फर्रुख सियर को 1770 में इशूड गोल्डन फरमान मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड, गेव ब्रिटिशर्स परमिशन टू ट्रेड विदाउट एनी टैक्स, 3000 एनुअल पेमेंट एंड कैन इशू दस्तक बाय देमसेल्व्स। हम पहले इसका ओवरव्यू थोड़ा सा जान जाते हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें समझने में आसानी हो। ये मान लीजिए हमारा भारत है, ये था हमारा बंगाल। बंगाल में हमारे कुछ इलाके आते थे, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, आज का हम पश्चिम बंगाल इसमें लेते हैं। उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद है बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, ये सारे इलाके जो हैं उस टाइम के बंगाल जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत आते थे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों था, अंग्रेज जो है इसे क्यों चाहते थे अपने कब्जे में करना, क्योंकि ये जो है दिल्ली से दूर था, और यहाँ से जो है जितने भी व्यापार के रास्ते थे, जितने भी ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, वहाँ से जाने के रास्ते खुलते थे। और ये एक उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ पे अच्छी खासी खेती हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का साधन अच्छे से मिल जाता था। तो इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। अब जब औरंगजेब की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी तो उसने जो है, जो मुर्शीद कुली खान था उस समय यहाँ का जो है उसको दीवानी अधिकार प्राप्त थे। उस समय डुअल सिस्टम चलता था। डुअल सिस्टम में 2 प्रकार के गवर्नेंस का सिस्टम था। पहला था दीवानी और फिर दूसरा था सूबेदारी। दीवानी को रेवेन्यू बोला जाता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था ये पूरी तरह से, और दूसरा था लॉ एंड ऑर्डर जिसमें देखा जाता था। तो दीवानी अधिकार जो था यही था मुर्शीद कुली खां के पास। इसी को अपॉइंट जो है औरंगजेब ने किया था। बाद में मुर्शीद कुली खान जो है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुर्शीद कुली खान ने दोनों ही, जो दीवानी और सूबेदारी दोनों ही सिस्टम था, उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसके बाद बंगाल को जो है स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था मुर्शीद कुली खान ने। ये जो मुर्शीद अली खान था, मुर्शीद अली खान, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि इसने ही मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। इसके पश्चात अगर हम बात करें कौन आया शासक, तो वो था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का शासनकाल था 1740 से लेके 1756 ईस्वी के बीच। ये है हमारा बंगाल।
उसके बाद यहाँ पे शासन आया था सिराजुद्दौला का। अगर हम सिराजुद्दौला की बात करें तो इसका शासनकाल था 1756 से लेके 1757 तक। इसी के टाइम में यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव हुआ करते थे, जो कि कंपनी का शासनकाल यहाँ पे संभालते थे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे कंपनी का जो है शासनकाल कैसे यहाँ पे आ गया, तो एक शासक थे फर्रुख सियर। इन्होंने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान दस्तक जारी किया था, शाही फरमान जिसको बोलते हैं, और इसके थ्रू ही इन्होंने परमिशन दे दिया था कि हाँ आप कंपनी यहाँ पे अपने स्थापित कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं। बाद में क्या हुआ कि यही लॉर्ड क्लाइव जो है इस दस्तक का गलत उपयोग करने लगा, और इसी पे बाद में एक्शन लिया गया सिराजुद्दौला के द्वारा। और जब एक्शन लिया गया तो उसके बाद एक संधि हुई थी, संधि का नाम था अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। उसके बाद हम देखते हैं कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी। क्योंकि अंग्रेज तो हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने देखा कि अब सिराजुद्दौला जो है वो हम पे वर्चस्व स्थापित कर रहा है, हमें अपने ढंग से काम नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध होता है, किसके किसके मध्य? ये होता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। तो यहाँ पे जब युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, इसके बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, मीर जाफर। इसने विश्वासघात किया और क्लाइव जो है वो सिराजुद्दौला को हराने में सफल रहा। इस प्रकार से प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में धीरे धीरे देखा गया कि कंपनी जो है धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रही। उसके बाद जब कंपनी जो है यहाँ स्थापित हो गई तो उसने देखा कि मीर जाफर ने हमारी मदद की है सिराजुद्दौला को हराने में, तो उसने मीर जाफर को वहाँ का बंगाल का नवाब घोषित कर दिया कंपनी ने। तो मीर जाफर हो गया बंगाल का नवाब। अब मीर जाफर के बाद जो है आगमन हुआ मीर कासिम का। मीर कासिम अब बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी, अभी तक मुर्शिदाबाद थी बंगाल की राजधानी, पर इसने मुर्शिदाबाद से अब राजधानी को मुंगेर ट्रांसफर कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुंगेर जो है किसने अपनी राजधानी बना दी मुर्शिदाबाद से, तो ये है मीर कासिम। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में नहीं था, तो इसने कोशिश किया कि अब हमें किसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से हटाना है। तो इसने प्लानिंग की बक्सर के युद्ध की कि अब तो एक युद्ध करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये युद्ध हमारे लिए, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें दो सेनाएं थी, एक थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, लीडरशिप, ये हेक्टर मुनरो के हाथ में था। और यहाँ पे था हमारा 3 क्षेत्र था, बंगाल, अवध और मुगल। बंगाल में शासनकाल था, बंगाल का जो है नेतृत्व कर रहे थे मीर कासिम, और अवध का नेतृत्व कर रहे थे शुजाउद्दौला। याद रखिएगा शुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला है। अवध के ये नवाब थे, शासक थे। और मुगल की तरफ से यहाँ पे थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड, उनके इन्हें जाना जाता है शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। उसके बाद इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद की संधि याद रखिएगा, ये जीता तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसमें विजेता रहा था, पर हेक्टर मुनरो ने इस इलाहाबाद की संधि नहीं की थी, इसकी संधि की थी क्लाइव ने। क्योंकि क्लाइव उस समय अच्छा खासा अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था, क्लाइव की बात वहाँ के लोग मानते थे, तो क्लाइव को ही इलाहाबाद की संधि करने के लिए भेजा गया था।
और इन सबको जो है हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले प्लासी का युद्ध भी हुआ था, पर अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुई, वो थी बक्सर के युद्ध से। क्योंकि बक्सर के युद्ध ने ये साबित कर दिया था कि हाँ, अगर कोई अब टिकने वाला है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि उसने बड़े से बड़े नवाब जो थे बंगाल के, अवध के और मुगल जो थे, उन सबको मिलके हरा दिया था पहली बार। तो अगर वास्तविक स्थापना की बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो बक्सर के युद्ध से मानी जाती है। उसके बाद इस युद्ध का अगर हम रिजल्ट देखें तो एक मिनट, एक स्लाइड ले लेते हैं। हाँ, अब इस युद्ध का रिजल्ट क्या क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ चीजें इम्पोज कर दी इन सारे नवाबों पे, क्योंकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो संधि में कुछ इन्होंने कंडीशंस लिख दी थी। तो इसमें अवध के लिए क्या किया गया था कि अवध को 50 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, एक फाइन लगा दिया गया था। और जो मुगल अवध और कड़ा का, अवध का जो दो क्षेत्र था, इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद एंड कड़ा, अवध से कहा गया था ये जो दो क्षेत्र हैं उसका जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो तुम अब दोगे मुगल सम्राट को, यानी कि मुगल्स को दोगे, तुम अपने पास नहीं रखना है। और थर्ड कहा गया था कि जो बंगाल है उसका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू था, उस पे जो है एकाधिकार हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखेगी, यानी कि जो डुअल सिस्टम हम जो पहले से चला आ रहा था, डुअल सिस्टम में एक था हमारा दीवानी और एक था सूबेदारी। सूबेदारी में मेनली ये जो भी रेवेन्यू से पैसा कलेक्ट होता था उसके खर्चे देखे जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ये जो अधिकार है, जो पैसे का कलेक्शन वगैरह है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ किसके पास रखना है, ये सारी चीज़ें दीवानी में आती थी। और इस पे जो है अधिकार कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अब ये काम हम संभालेंगे, तुम बस खर्चे देखो, पर ये पैसा तो अब हमारे हाथ में रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डुअल सिस्टम की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो क्लाइव के शासनकाल में हुई थी, और जिसका जो अंत है वो हम आगे चल के देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में कि हेस्टिंग्स के काल में ये चीज़ समाप्त हो गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, इनके शासनकाल में डुअल सिस्टम ये खत्म हो गया था। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो सिराजुद्दौला थे, इसी के काल में एक घटना हुई थी। ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ब्लैक होल का जो घटना है, ब्लैक होल का जो इंसिडेंट है, ब्लैक होल घटना, ये किसके काल में हुई थी, तो ये सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। इसमें कहा जाता है, अंग्रेजों ने ऐसा आरोप लगाया था और उन्होंने ही हर जगह ये बात फैलाई थी कि इन्होंने 146 अंग्रेजों को जो है काल कोठरी में बंद कर दिया था, और उसकी वजह से जो है बस 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे सुबह में, और बाकी लोग मारे गए थे। हो सकता है इनकी स्ट्रेटजी रही हो कि ताकि हम लोगों का इमोशंस जीत सकें, लोगों पे भरोसा ले सके कि हाँ, ये जो नवाब है वो अच्छे नहीं हैं और हम लोगों की भलाई करने आए हैं। शायद इस सोच के साथ इस इंसिडेंट को थोड़ा हवा दी गई थी। पर अब ये एक बस एक घटना है, तो मैंने आपके साथ इसे शेयर कर दिया था। तो अब हम देख लेते हैं, अब हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो फर्रुख सियर ने ही ब्रिटिशर्स को परमिशन दिया था ट्रेड करने के लिए विदाउट एनी टैक्स, 3000 एनुअल पेमेंट पे, और इन्होंने इशूड गोल्डन फरमान मैग्ना कार्टा जारी किया था। उसके बाद मुर्शीद कुली खान के बारे में हमने जाना कि इसने कैपिटल जो है मुर्शीदाबाद कर ली थी। उसके बाद अलीवर्दी खां आया था जो कि 1656 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सिराजुद्दौला आया, इसने 1756 में फोर्ट विलियम पे कार्रवाई की और अलीनगर की संधि की, जैसे मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उसके बाद इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि ये 23 साल की उम्र में नवाब बन गए थे। इन्हीं के टाइम में ब्लैक होल जो ट्रेजेडी है वो कलकत्ता में हुई थी। इन फोर्ट विलियम कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड सेवरल ब्रिटिशर्स इन ए टाइनी सेल एंड सफोकेटेड देम टू डेथ। यही है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। कन्फर्म द फॉर्मर बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। सिराजुद्दौला वाज किल्ड डिफीटेड, फोर्सेस लेड बाय मीर मदान।
ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। रिजल्ट क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो है डिफीटेड हो गया और मीर जाफर जो कि गद्दार था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था और विश्वासघात किया था, वो थ्रोन पे बैठा। देन मुगल गवर्नर आलमगीर सेकेंड जो है वो इसके स्थान पे आया और उसके बाद जो है ये मीर कासिम का आगमन हुआ। इसने अपनी कैपिटल जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर ली थी और इसने दस्तक का अंत किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो थे और यहाँ पे 3 अलग अलग सेनाएं थी, बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और मुगल एम्परर की। बंगाल के नवाब का नेतृत्व मीर कासिम कर रहे थे, इसमें शुजाउद्दौला थे और इसमें शाह आलम द्वितीय थे। इसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बिगिंस इन बंगाल। और हम देखते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि दीवानी और निजामत 2 तरह के एडमिनिस्ट्रेशन थे, जिसमें कि दीवानी पे कंट्रोल का हो गया था ब्रिटिशर्स का और ये जो है शाह आलम सेकेंड को निजामत दे दिया गया था। तो अवध पे 50 लाख का फाइन लगा था। रेवेन्यू ऑफ इलाहाबाद एंड करा वेर टेकन फ्रॉम द अवध एंड हैंडेड ओवर टू द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड बाय द ब्रिटिशर्स। इलाहाबाद ट्रीटी रैन फॉर 7 years एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772। तो ये रहा हमारा बंगाल का, ये किस तरह से बंगाल में एक्सपेंशन किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि स्लाइड को समझने में हमें आसानी हो। ये है हमारा भारत। ये जो एरिया हुआ करता था इसे दक्कन का क्षेत्र माना जाता था, पठारी इलाका। यहाँ पे जो सूबेदार होते थे इन्हें जो है मुगल सम्राट एक उपाधि दिया हुआ था, निजाम उल मुल्क की उपाधि। इसका जो है वास्तविक नाम उस टाइम पे जो समय सूबेदार थे वो चिंकलीस खान थे। और ये जो है आसफ जहां वंश के थे। 1724 ईस्वी में हैदराबाद को ये अलग राज्य के रूप में दर्जा दे दिए। जब देखें कि अब धीरे धीरे मुगल सम्राट जो है वो कमजोर होता जा रहा है, उसकी इतनी शक्तियां बच नहीं गई हैं, तो ये भी एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर के आया। और 1724 ईस्वी में इसने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि की थी। सहायक संधि वेलेजली के साथ। वेलेजली वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कार्यभार संभालता था। तो इन्होंने सहायक संधि की थी जिसके अनुसार ये कहा गया था कि अंग्रेजी सेना जो है अब हैदराबाद रियासत में रहेगी और हैदराबाद ही उनका खर्चा वहन करेगा। बाद में अगर हम ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हैदराबाद का उसके बाद क्या हुआ, तो 1700 जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ, और इसे 20 करोड़ रुपए दिए थे पाकिस्तान को। और 13 सितंबर 1948 ईस्वी में हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। और 17 सितंबर 1948 में ये ऑपरेशन पोलो जो है वो समाप्त हो गया था और हैदराबाद का जो है विलय कर दिया गया था भारत में। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हैदराबाद जो है वो भारत का हिस्सा बन गया था। अब अगर हम देखते हैं इसमें हैदराबाद के टाइम जब हम बात करें 1707 ईस्वी में, तो उस समय हैदराबाद का शासनकाल था मोहम्मद शाह रंगीला, दिल्ली का शासनकाल था मोहम्मद शाह रंगीला के पास। और दक्कन के क्षेत्र में मैंने आपको जैसे बताया कि सूबेदार होते थे, निजाम उल मुल्क की उपाधि होती थी और वास्तविक नाम चिनकलीस खान था। 1724 में हैदराबाद अलग राज्य को संस्थापक अलग राज्य बना दिया गया था चिनकलीस खान के द्वारा। आसफ जहां वंश का जो मेन जो फाउंडर माना जाता है वो है मीर कमरुद्दीन।
1798 ईस्वी में हैदराबाद में सब्सिडरी अलायंस हुआ था। फर्स्ट स्टेट स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, और अंग्रेजी सेना हैदराबाद रियासत में रहेगी, हैदराबाद उनका खर्चा उन्होंने करेगा। मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी अलायंस का क्या मेन मोटिव था, ये था। और उसके बाद डुप्लिक्स जो है फ्रेंच गवर्नर पैन आउट द सिस्टम सब्सिडरी अलायंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया प्लस हैदराबाद इंडिया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, बट इन 1948 गेव पाकिस्तान 20 करोड़ रुपीज टू परचेज बॉम्ब, एंड 1948 ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया था, और 17 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो इंडेड। हैदराबाद बिकेम ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस डे ऑफ हैदराबाद। दक्कन जो था वो भी यहाँ के उपजाऊ भूमि के लिए, काली मिट्टी रेगूर के कारण यहाँ उपजाऊ भूमि होती थी, और बरार क्षेत्र में शासन हेतु इन्होंने निजाम को अपॉइंट किया था। और चार मीनार हैदराबाद का निर्माणकर्ता का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह था चार मीनार का जो निर्माण करता था। और इसे जो है 1551 ईस्वी में प्लेग समाप्त होने के स्मारक के रूप में बनाया गया था। अब हम कार्नेटिक वॉर्स की बात कर लेते हैं। ये एक तरह से अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो संघर्ष चल रहा था, ये उसका परिणाम दर्शाता है। कार्नेटिक वॉर्स जितने भी हुए थे, ये ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच थे उनके बीच 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे 1744 से लेके 1763 के बीच में। कार्नेटिक का फाउंडर, ये जो स्थान है इसका फाउंडर माना जाता है शहादत उल्ला खां। इसने अपनी कैपिटल जो है अरकॉट बनाई थी कार्नेटिक स्थान की। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि उस समय अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच की बात करें तो उस समय स्थिति क्या थी वैश्विक स्तर पे और भारतीय स्तर पे। जो यूके था और फ्रांस था, वैश्विक स्तर पे इन दोनों के मध्य जो है 1756 से लेके 1763 के बीच में एक 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था वैश्विक स्तर पे। और उसी क्रम में हम देखते हैं कि कार्नेटिक वार जो है वो भी चला था 1746 से लेके 1763 ईस्वी के बीच में। 1744 भी मान सकते हैं, 1744 से 63 के बीच ये कार्नेटिक वार चला था। और वहीं विश्व में 1756 से 63 के बीच में 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था। 3 कार्नेटिक वार हुए थे, 3 कार्नेटिक वार थे जो कि फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भारत में हुए थे। पहला कार्नेटिक वार हम देखते हैं कि 1746 से लेके 1748 के बीच में हुआ था, जिसका अंत हुआ था एक्स-ला-शापेल की संधि से। एक्स-ला-शापेल की ट्रीटी हुई थी, इससे इसका अंत हुआ था। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि 1749 से लेके 54 तक पांडिचेरी की संधि हुई थी। ये युद्ध चला था सेकेंड कार्नेटिक वार, और इसका जो रिजल्ट था ये पांडिचेरी की संधि थी, ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। इस टाइम जो है इसमें जो है फ्रांस का जो है गवर्नर डुप्ले, इसने पार्टिसिपेट किया था, डुप्ले। और इसमें भी देखा गया कि जो फ्रांस था वो हार गया था। और उसके बाद थर्ड कार्नेटिक वार जो था वो 1758 से लेके 1763 ईस्वी तक चला, और इसका जो परिणाम हुआ वो था 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये युद्ध, वांडीवास का युद्ध फेमस माना जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में हुआ था, और 1760 ईस्वी में इसी थर्ड कार्नेटिक वार के दौरान हुआ था 1760 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे, तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी में, इसमें आयर कूट नाम का एक शासक हुआ करता था वो था, और फ्रांस में यहाँ पे थे काउंट डी लिली, काउंट डी लिली। और इसका परिणाम निकला 1763 ईस्वी में, जिसमें पेरिस की संधि की गई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इसमें जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो विजेता रही थी। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 का जो कार्नेटिक वार थे उसका ये परिणाम हुआ कि लास्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कार्नेटिक स्थान में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गई थी। और इसी डुप्ले ने, जो डुप्ले था, इसने ही सहायक संधि स्टार्ट की थी, जो हम बाद में देखते हैं कि वेलेस्ली ने इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया था सहायक संधि का।
अब यहाँ पे है देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है कि फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 से 48 के बीच हुआ था। स्टार्टेड विद ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-सापेल 1748। सेकेंड कार्नेटिक वॉर स्टार्टेड विद बैटल ऑफ अम्बुर 1749, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स डिफीटेड, एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी 1755। 1749 से 1754 तक ये चला था। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 63 तक, इसी बीच हुआ था बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस 1760। ब्रिटिश कमांडर थे आयरकूट, ये वॉन हुए, और फ्रेंच कमांडर थे काउंट डी लिली, ये लॉस्ट हुए। एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। तो आज हमने देख लिया कि कार्नेटिक वार और हैदराबाद और बंगाल, इन तीन जो क्षेत्र थे इस पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कैसी शासन, किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी के साथ शासन प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि आगे यूपी एपीओ में, चाहे यूपी जुडिशरी में कभी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो कार्नेटिक वार वॉज फॉट बिटवीन, इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कार्नेटिक वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो यहाँ हम देखते हैं कि कार्नेटिक वॉर इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड और थर्ड कार्नेटिक वॉर, और फर्स्ट मैसूर वॉर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है ये हुआ था एंडेड विथ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-सापेल, बी जाएगा 1 एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ पेरिस, और सी जाएगा थर्ड। फर्स्ट, इसमें मैसूर वॉर में ही ब्रिटिशर्स लॉस्ट हुए थे। हाँ, तो इस तरह से ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद इन द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, वॉन्डिवॉस मैंने आपको बताया कि ये थर्ड कार्नेटिक वॉर का ही एक पार्ट था जिसमें वॉन्डिवॉस का युद्ध हुआ था। तो ये इसका जो ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, Which of one of the following was the last governor of Bengal appointed by the Mughal emperor? ये हम देख चुके हैं कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो था अपॉइंट किया गया था वो था मुर्शिद कुली खां। उसके बाद है सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, तो ये प्लासी का युद्ध था, सिराजुद्दौला के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। लॉर्ड क्लाइव इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का करता रहता था। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? देखिए मैंने बताया कि ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल को? तो ये था हमारा मीर कासिम। उसके बाद है द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी। देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ये अगर बात करें तो प्लासी के थ्रू नहीं हुआ था, ये द बैटल ऑफ बक्सर था। उसके बाद है क्वेश्चन, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट? तो ये था हमारा मीर जाफर। तो इस तरह से हमने आज कवर कर लिया है तीन जो एरिया थे उस पर किस तरह से कैप्चर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्लाइड को बनाने में और कॉन्सेप्ट के साथ और PYQ को अरेंज करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपका साथ मिलेगा तो हम मोटिवेट होंगे आगे के लेक्चर्स भी देने के लिए, आगे का सेशन भी कवर करने के लिए। तो आपका साथ ज़रूरी है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।